आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका वैसे सामाजिक विज्ञान है उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के रियल पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी के सभी प्रश्नों का फुल टू फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना है। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहाँ भी आप शेयर कर सको शेयर कर देना है। और पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे ही हम आपको अगले पेपर की वीडियो दें आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लें। आपका सबसे पहले है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो यहाँ आप कौन सा टिक करना है, पुनः युक्ति योग। और दूसरा क्वेश्चन है पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो आपको इसमें आंसर लिखना है अधिक सिंचाई। छात्रों, सभी के सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। हमने आपकी बुक से ही उत्तर निकाले हैं, तो आपको बिना किसी डाउट किए इन क्वेश्चन को बिल्कुल लिख देना है बेफिक्र। ठीक है, थर्ड जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको फ्रेडरिक आर्यू टिक करना है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको आंसर टिक करना है इंकलाब जिंदाबाद। पांचवा क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा जातिवाद। छठवें क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। ठीक है, इसके बाद के सभी क्वेश्चन के उत्तर हमने अपनी कॉपी पर उतार लिए हैं, तो उस पर देख लेते हैं उत्तर। तो यहाँ पर आप देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जितनी भी आपके क्वेश्चन है आप देख लीजिए। ठीक है, फिर थर्ड जो है आपका सही जोड़ी वो भी आप देख सकते हो। फोर्थ है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दो, जिसे आप देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, देन सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। अभी देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प, इसमें आपको पहले में टिक करना है का पुनः युक्ति योग, दूसरे में अधिक सिंचाई, तीसरे में फ्रेडरिक आर्यू। ठीक है, सही विकल्प में। चौथे में इंकलाब जिंदाबाद, पांचवें में जातिवाद, छठवें में सभी छोटे पैमाने के उत्पाद। इसके बाद जब का दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान, इसमें आपको पहले में लिखना है 9.3%। क्या लिखना है आपको आंसर 9.3%। आपका जो सघन वन क्षेत्र है वो 9.3% है। फिर आपका दूसरा वाला, तो दूसरे में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिषद। तीसरे में आपका राइट आंसर है 31 दिसंबर 1929। फिर आपका चौथे में आंसर आएगा मुद्रण, पाँचवें में 74, छठवें में 65.46 और सातवें में आपको आंसर लिखना है औद्योगिक उत्पाद। ठीक है छात्रों, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 रिक्त स्थान, इसमें आपको रिक्त स्थान नहीं है, यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ पर आपको लिखना सही जोड़ी। ठीक है, क्या है सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में आपको स्टेपलर के सामने लिखना है ऊन को छाटने वाला, फुलर को चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला, सिंहली समुदाय श्रीलंका में उपस्थित है, फैडेक और संगठन बोलिविया में हुआ, अलोकतांत्रिक देश चीन है क्योंकि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, मतलब ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, और सूती वस्त्र का केंद्र हमारा अहमदाबाद है जो कि इंडिया में है। ठीक है, इसके बाद अपना जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आपको पहले में उत्तर लिखना है लाल भूरा, दूसरे में गिर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे में जर्मन शुल्क संघ, चौथे में वह नियम जिसके अंतर्गत सरकार ने मक्के की आयात पर रोक लगाया, कॉर्न लॉ। ठीक है, यह कॉर्न लॉ कहलाता है। पाँचवें में आपको लिखना है वसैल्य, और छठवें में आपको आंसर लिखना है किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा शपथ पत्र कहलाती है। इसके बाद छात्रों जो आपका सातवां प्रश्न है इसमें आपको उत्तर लिख देना है साक्षरता दर में किस में अधिक है, केरल में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सत्य की ओर। तो आपका पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य और पांचवा असत्य। इसके बाद छठवा भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम उतार देना है। इसके बाद छात्रों बढ़ते हैं छठवा क्वेश्चन, तो एजेंडा 2 क्या है। उत्तर, यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, ये आपको लिख देना है उत्तर, एजेंडा 21 क्या है मैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 है अथवा का अरक्षित वन क्या है। तो उत्तर डालना, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आधारित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसके बाद जब का अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, जूट का सुनहरा रेशा क्यों कहा गया है। तो इसमें आपको उत्तर डालना है, जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है। तो उत्तर डालना, औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा बनाई गई या निर्माण की गई व्यापक स्तर पर इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा गया है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ।
ठीक है, ये आपको 9वें में उत्तर लिखना है। 10वां प्रश्न है पंचांग से क्या अर्थ है, तो आपको उत्तर डालना है चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देना पंचांग कहलाता है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है, तो एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के प्रारंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। इसके बाद है लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो आपको लिखना है लोकतंत्र की विशेषताएं। पहला, यह सरकार को सामाजिक विभिन्नताओं के अनुकूल बनाने में सहायता देता है। दूसरा, लोकतंत्र उत्तरदायी और जिम्मेदार है। और तीसरा आप लिखना चाहो तो लिख देना, तीसरा भी, लोकतंत्र वैध शासन का मुहैया करता है। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है ना, तो आपको पता होगा पुराने समय में चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। इसके बाद छात्रों आपका 14 प्रश्न है वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखिए। वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम, तो आपके सामने 2 दुष्परिणाम है, आपको लिखना है हेडिंग वैश्वीकरण के दुष्परिणाम। पहला, गरीब देशों में किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वे बाजार की तुलना में अपनी फसलों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं। दूसरा लिखना है विदेशी गरीब श्रमिकों का घोष शोषण, मजबूत औद्योगिक शक्तियों द्वारा गरीब देशों की सुरक्षा में गिरावट के परिणाम स्वरूप इन देशों में सस्ते श्रम के रूप में लोगों का शोषण होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है, तो उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके और बाजार में प्राप्त बुराइयों से अपने आप को शोषण से बचा सके। उपभोक्ता शिक्षक से उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसमें उनमें वस्तुओं को गुण दोषों के आधार पर परखने की क्षमता पैदा होगी और इस ज्ञान से वे उचित समय पर उचित वस्तुएं क्रय कर पाएंगे। ये आपके प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो गया। ठीक है छात्रों, इसके बाद जो आपका 16वां प्रश्न आता है वो है धात्विक व अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर डालना है छात्रों धात्विक व अधात्विक खनिज में अंतर। एक साइड धात्विक खनिज और एक साइड अधात्विक खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज में आपको पहला डालना है ये वे खनिज हैं जिन्हें गलने से धातु प्राप्त होती है, जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे लोहा, बॉक्साइड, टिन, मैग्नीज, तांबा। और आपको अधात्विक खनिज में पहला पॉइंट डालना है अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे चूना, पत्थर, डोलेनाइट, फॉस्फेट, जिप्सम आदि। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट लिखना है ये सख्त और चमकीले होते हैं, और इस पर लिखना है आपको किस पे, अधात्विक खनिज में ये पर्याप्त परतदार चट्टानों में मिलते हैं। तीसरा पॉइंट डालना धात्विक खनिज में चोट मारने पर नहीं टूटते, और अधात्विक खनिज में आपको लिखना है ये चोट मारने पर टूट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है 17, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान लिखिए। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान, पहला, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं से रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। फिर आपको दूसरा आंसर लिखना है, दूसरा पॉइंट मतलब उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा जीवन उन्नत होता है। तीसरा पॉइंट डालना है आपको रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, साथ ही मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। चौथा पॉइंट निर्माण वस्तुओं का निर्यात विदेशी व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। 18वां प्रश्न जो है ना वो क्या है, सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर डालना है सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। पहला पॉइंट गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में जुड़ी हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। दूसरा पॉइंट आपको डालना है 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें हासिल की और फिर उसके बाद आपको लिखना है और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इपेरेदारी अधिक प्राप्त कर ली। इससे सूरत पर हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों में होने वाली निर्यात नाटकीय कमी आई। ठीक है, आपको उतार देना है। फिर तीसरा पॉइंट भी आपको लिखना पड़ेगा,
वो होगा, पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा, धीरे धीरे स्थानीय होकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य रुपये 106 करोड़ था। 1740 दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना 19वां प्रश्न, लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। पहला, जनमत तैयार करना। ठीक है, आपको इसके सामने लिखना है, हेडिंग डालना जनमत तैयार करना। और राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखकर जनमत तैयार करते हैं। वे पत्र पत्रिकाओं तो सभाओं में इन समस्याओं को सरल ढंग से सामने रखते हैं और फिर इस लोकमत की तया जनता की कठिनाइयों को संसद में लेके जाते हैं। ठीक है, फिर आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है मध्यस्थता। तो आपको सेम टू सेम उतार लेना है छात्रों, हम आपके सामने शो कर रहे हैं, इसे आपको उतार लेना है। फिर आपका इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 20वां, भारत के सीमा कर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है सिंगरौली, दूसरा है तारापुर, तीसरा है कलपकम और चौथा है वालाडिला। ठीक है ना, तो आपको ऐसा जो मानचित्र मिलेगा पेपर में, तो यहाँ पर आपको सिंगरौली यहाँ पर दर्शाना है बीचों बीच, यहाँ पर आपको दर्शाना है वेलिडना, यहाँ पर तारापुर और सबसे नीचे आपको डलाना है कलपकम। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों जो आपका 22वां प्रश्न है ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन है, दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाएं। तो आपको 22वें में पहला उत्तर डालना है, उच्च न्यायालय का आदेश सामाजिक असमानता को समाप्त करने वाला है क्योंकि मंदिर में सभी को एक ही दरवाजे से प्रवेश की अनुमति प्रदान की। दूसरा आपको लिखना है, भारत में किसानों द्वारा विभिन्न राज्यों में आत्महत्या की घटना आर्थिक तंगी को दर्शाता है, शासन की निर्धन किसानों की आर्थिक सहायता तथा कम ब्याज पर ऋण लेने की योजना लागू करनी चाहिए। और तीसरा आपको लिखना है, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मुठभेड़ दिखाकर 3 नागरिकों की हत्या पूर्णतः अलोकतांत्रिक है, इसके लिए सरकार को तुरंत जांच करवानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 23वां प्रश्न, उसमें आपको उत्तर डालना है, उपभोक्ता जागरूकता का उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो पूंजीवाद का वैश्वीकरण के इस युग में जो भी आपका उत्तर, ठीक है, आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो छात्रों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।